जो हमने लास्ट रेडिएशन का पढ़ा था ना लेक्चर, उसमें ना हमने सारे यूक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। उसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी ना आयनाइजिंग रेडिएशंस की, वो पास्ट पेपर्स में आई हुई है। आयनाइजिंग रेडिएशंस आर द रेडिएशंस व्हिच हैव एबिलिटी टू पेनिट्रेट द टिश्यूज़ एंड डिपॉजिट इट्स एनर्जी विद इन दैम। ये आपने डेफिनेशन लिख देनी होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन से आपके पास 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं कि पैथोलॉजी लैब में वो हमारे पास वर्कर था और उसको क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं, और ये भी हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें वही आपने लिखना है कि सोमैटिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जेनेटिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। और सोमैटिक इफेक्ट्स में फर्दर आपने लिखना है कि इमीडिएट इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, डिलेड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जेनेटिक में क्या हो सकते हैं, म्यूटेशंस अगली नस्लों में जा सकती हैं, ठीक है। सोमैटिक में क्या होता है कि इमीडिएट इफेक्ट्स नोजिया, वॉमिटिंग, एलोपेसिया हो गया, मसल्स लॉस हो गए, बोन्स के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। स्किन के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया, और ऐसा होल पूरी बॉडी पे चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है मसल्स खत्म हो गए, फैट खत्म हो गया, और ये सब कुछ। और डिलेड इफेक्ट्स में क्या हो सकता है, म्यूटेशंस आ सकती हैं, शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो है यूक्यूज़ थे, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो अभी हम डिस्कस करेंगे, दीज आर फॉर योर एमसीक्यूज़ एंड फॉर योर वाइवा, ठीक है। जो हमारे होते हैं ना वाइवा लेने के लिए आते हैं, वो आपको रेडिएशंस पे जब आपको मतलब इस पे फंसा देते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको समझ ही नहीं आनी, और एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सो अभी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रेडिएशन जो है वो क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और उसके सोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल मैन मेड होते हैं, उसके हमने डिस्कस किया यूजेस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे क्या आते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं जो हमारी आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है। मैंने आपको बताया था नॉन आयनाइजिंग होती है और आयनाइजिंग होती है। जो नॉन आयनाइजिंग होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती, और आयनाइजिंग जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। उसमें हमने देखा था कि कर्पस्कुलर हो सकती हैं। कर्पस्कुलर हो सकती है मीन्स उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, या हमारे पास ऐसी होंगी जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तो उनको हम कह रहे थे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी, ठीक है। अब हमारे पास पेंट्रेशन एबिलिटी जो है वो उसके लिहाज से सबसे ज़्यादा देखें किसकी पेंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा हमारी जो है वो गैमा रेज़ की पेंट्रेशन हो रही है। देखिए वो पेपर से भी गुजर गई है, प्लास्टिक से भी गुजर गई है, और आगे लेड तक पहुंच गई है, ठीक है। सो बीटा रेज़ की क्या है, बीटा रेज़ जो है वो प्लास्टिक तक पहुंच सकते हैं सिर्फ, ठीक है। उनकी पेंट्रेशन एबिलिटी जो है वो उससे कम है। सबसे ज़्यादा गैमा की है, उससे कम बीटा की है, और सबसे कम जो पेंट्रेशन एबिलिटी है वो हमारे पेपर की है, सॉरी अल्फ़ा रेज़ की है, ठीक है। सो ये हमारे पास है। और इसके बाद जो है ये हमारे पास याद रखना है आपने, ठीक है, कि अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स जो है वो हाई स्पीड पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनके मैंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फ़ा के ऊपर, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो एक्स रेज, जो गैमा रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, और इनकी पेंट्रेशन पावर जो है वो डिफरेंट होती है। अब आपने एक और बात याद रखनी है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी पेंट्रेशन तो सबसे कम होती है, देखिए सबसे कम पेंट्रेशन है, लेकिन इनकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स दैट जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने वाली एबिलिटी होती है, और आयोनाइजिंग जो रेडिएशन मतलब आयोनाइजिंग पावर होती है, वो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की होती है, ठीक है। और अल्फ़ा जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। पेनिट्रेट चलो नहीं करते, लेकिन आयोनाइजिंग एबिलिटी इनकी इतनी ज़्यादा होती है अल्फ़ा रेज़ की, कि ये हमारे लिए 10 टाइम्स ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रेज़, ठीक है। ये भी हमारे पास एक फिगर है, इसमें देखें गैमा रेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही हैं, लेड तक पहुँच गई हैं। बीटा रेज़ जो है वो हमारे पास उससे कम कर रही हैं, ठीक है। बीटा रेज़ उससे कम नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ तक पहुँची हैं। और अल्फ़ा रेज़ सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन कम हुई हुई है, लेकिन इनकी आयनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सी होती है, अल्फ़ा रेज़। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने देखना है जो हमारी यूनिट्स ऑफ रेडिएशंस हैं, ठीक है। अब ये हमारा रेडिएशन सोर्स है, और ये क्या निकाल रहा है, ये इमिट कर रहा है रेडिएशंस को, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो इमिट कर रहा है रेडिएशंस को, ये हमारी बॉडी के ऊपर फॉल कर रही हैं, और हमारी बॉडी का वो जो एरिया है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल ये करवाने गया चेस्ट एक्सरे, तो चेस्ट एक्सरे में क्या हुआ, उसमें से रेडिएशंस निकली और हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी इस वाले बॉडी पार्ट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, ये होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमारी पूरी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आएँ, ठीक है। एक तो हार्मफुल इफेक्ट्स उस जगह पे आएंगे जिसके ऊपर रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स किस पे आएंगे, मतलब बाकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे पूरी बॉडी पे भी आएंगे। तो ये बात करने की मकसद ये है कि हमारे पास कुछ जो है ना, हमारे पास टर्म्स होती हैं, ठीक है। उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये वाली जो है रेडिएशन सोर्स है वो एनर्जी इमिट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, जो ये इमिट करके हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो हमारी बॉडी का ये वाला हिस्सा उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको क्या कहेंगे। फिर उसका जो हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है इस वाले बॉडी पार्ट के ऊपर जिसके ऊपर रेडिएशन फॉल कर रही है, उसको क्या कहेंगे। और उसके बाद ये जो पूरी बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं इनके ऊपर जो इफेक्ट्स आएंगे उनको क्या कहेंगे, ठीक है। सो वी हैव द 3 टर्म्स हेयर, एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज एंड इफेक्टिव डोज। ये कुछ भी नहीं है क्या। एब्जॉर्ब डोज होती है कि जिस पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम चेस्ट एक्सरे करवा रहे थे,
ठीक है, उस पार्ट ने कितनी जो है ना रेडिएशंस एब्जॉर्ब की, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब डोज। ठीक है, अब उस वो जो उसने रेडिएशंस एब्जॉर्ब की उस पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल हम चेस्ट एक्सरे करवा रहे थे तो चेस्ट के ऊपर कितनी हार्मफुल इफेक्ट्स आए उस रेडिएशंस की वजह से, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट डोज। ठीक है, और लास्ट चीज़ कि उस रेडिएशंस की वजह से बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर कितना हार्मफुल इफेक्ट आया, उसको हम कहेंगे इफ़ेक्टिव डोज। ठीक है, मतलब कि एब्जॉर्ब डोज क्या है कि उस पार्ट ऑफ द बॉडी चेस्ट एक्सरे करवा रहे हैं, चेस्ट ने कितनी जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब की उसको कहेंगे एब्जॉर्ब डोज। उसके ऊपर चेस्ट के ऊपर कितने हार्मफुल इफेक्ट्स आए दैट इज़ इक्विवेलेंट डोज, और बाकी जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर कितने हार्मफुल इफेक्ट्स आए दैट इज़ अ इफेक्टिव डोज। ठीक है, तो ये हमारे पास है एब्जॉर्ब डोज क्या होती है, एब्जॉर्ब डोज। अब इन डोजेस को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई होने चाहिए ना यूनिट्स के, हमें पता चले कि जी हमारी बॉडी ने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की, कितने उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आए, बाकी बॉडी पार्ट्स पे कितने हार्मफुल इफेक्ट्स आए, उसके लिए हमें कोई यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो फिर हमारे पास जो ये यूनिट्स आए कि एब्जॉर्ब डोज के लिए उन्होंने यूनिट यूज़ किया ग्रे। ठीक है, ग्रे जो कि हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चेस्ट एक्सरे हम करवा रहे थे उसमें क्या है, उसमें फिजिकल डोज ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द वॉल्यूम अंडर द स्टडी। ठीक है, मतलब हमारी जो चेस्ट एक्सरे है उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उसको हम एब्जॉर्ब डोज कहेंगे, और उसके लिए जो यूनिट होगा दैट इज़ ग्रे। ठीक है, ग्रे मीन्स हमारे पास जूल्स पर केजी के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक उसका जो है ना चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का एक पार्ट है। ठीक है, और उसका ग्राम फॉर एग्जांपल वो हमारे पास जो है ना 1 kg का है। ठीक है, 1 kg है, 1 kg उसका वेट है, और उसने जो है ना एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है, फॉर एग्जांपल उसने 1 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो 1 kg, ठीक है, 1 kg ने 1 जूल्स एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है, मतलब कितने मास ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ठीक है, उसको हम कहेंगे जूल्स पर केजी एंड दैट इज़ ग्रे यूनिट जो कि एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, फिर आती है इक्विवेलेंट डोज की, जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है उसकी बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या हुआ है हमारी बॉडी पे, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या आए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम करवा रहे थे, हम जो है चेस्ट एक्सरे करवा रहे थे, तो उस ऑर्गन ने, उस लंग्स ने, जिसके लंग्स के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आए हमने जब चेस्ट एक्सरे करवाया, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट डोज, और ये हमारा जो यूनिट होता है डेट इज़ सी वर्ट। ठीक है, सी वर्ट के उस हमारे पास उस मैस के ऊपर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स आए दैट इज़ द इक्विवेलेंट डोज। ठीक है, उसके बाद आ जाए इफेक्टिव डोज। ठीक है, इफेक्टिव डोज क्या है कि जो बाकी बॉडी पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल हार्ट है, इर्द गिर्द हमारा बोन्स हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द इक्विवेलेंट डोज, और मतलब जो सारी इक्विवेलेंट डोजेज हैं लंग्स की, हार्ट की, जो है बोन्स की, उन्होंने जो एनर्जी उनके ऊपर आई है, उन्होंने एब्जॉर्ब की है, उनके ऊपर जो हार्मफुल इफेक्ट्स आए हैं उन सबको मिला के लंग्स के ऊपर, हार्ट्स के ऊपर, बोन के ऊपर, कोलैटरल टिश्यूज़ के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे इफेक्टिव डोज। ठीक है, और इसको भी हम सीवेट में मेजर करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट डोज को भी हम सीवेट में मेजर करते हैं, इफेक्टिव डोज को भी हम सीवेट में मेजर करते हैं, और जो हमारा है सबसे पहला वाला जो हमने पढ़ा था एब्जॉर्ब डोज, उसको हम ग्रे में जो है ना मेजर करते हैं। तो इनका तो आपको पता होगा कि ये हमारे मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी थे, और ये हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने सबसे पहले जो है रेडिएशंस के बारे में बताया था कि जो है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इन्होंने सबसे पहले क्यूरी जो है वो ईजाद किया था। उसके बाद ये बाकी आए थे, बैकरल आ गया, ग्रे आ गया, सीवर्ट आ गया। इनके नाम से हमने जो है वो उनको नाम दे दिया कि ग्रे जो है वो एब्जॉर्ब डोज का यूनिट हो गया, और जो सीवर्ट था वो हमारी इफेक्टिव, और जो हमारे पास है इक्विवेलेंट डोज उनके यूनिट्स हो गया। ठीक है, और बैकरल जो होता है ना, ये एक्चुअली हमारी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है कि फॉर एग्जांपल एक सोर्स है ना, वो कितनी रेडियो एक्टिविटी कर रहा है, उसके अंदर से कितनी रेडिएशंस निकल रही हैं। ठीक है, उसको हम बैकरल कहेंगे। ठीक है, सो ये है व्हाट इज़ बैकरल, इट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, विच डिकेज ओवर टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ रेडिएशन थे, और उसमें से कितने एटम्स जो हैं वो डिके हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कि इतने टाइम में कितने डिके होके बाहर निकल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा है, ये बाहर निकल रहा है डिके होके, इसको हम कहेंगे बैकरल, कि वो रेडियो एक्टिविटी कितनी है ना, कितने एटम्स वो लूज़ कर रहा है। ठीक है, कितनी रेडिएशन वो इमिट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे बैकरल। सो ये फॉर एग्जांपल रेडिएशन सोर्स था। ठीक है, ये वाला, और इसमें से जो है वो बैकरल मीन्स के उसका यूनिट हमने देखा कि फॉर एग्जांपल इतने सेकंड में जो है ना 1 सेकंड में इतने जो है वो इमिट कर रहा है रेडिएशंस। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास बैकरल। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो बंदे के ऊपर रेडिएशन फॉल कर रही है उसने कितनी एब्जॉर्ब की। ठीक है, तो उसने कितनी एब्जॉर्ब की उसके लिए हमने ग्रे से मेजर कर लिया कि उसके फॉर एग्जांपल ये 70 किलो का आदमी था,
और उसने जो है कितनी जो है वो 70 जूल जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। 1 kg ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है। तो ग्रे डिस्क्राइब द एनर्जी एलेक्स बॉडी वाज हैज़ एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय हिज वेट, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाय द वेट इज़ द ग्रे। इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये देखें आदमी था, इस सर्वे मीटर लेके आया और उसे पता चला कि जी इस रॉक के अंदर से जो है ना रेडिएशंस निकल रही हैं। तो उसे पता चल रहा कि इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी है। इट मीन्स दैट उसने अब इसकी मैयर करनी है कि कितनी रेडियो एक्टिविटी है, कि वो जो रॉक है वो कितनी एनर्जी जो है कितनी रेडिएशन इमिट कर रहा है, उसको मैयर करने के लिए बैकरल होता है, यूनिट फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, के इतने सेकंड में कितने जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो डिके कर रहे हैं। और सीवेट क्या होता है, मैंने आपको बताया, वो जो हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं उसको हम सीवेट कहते हैं। यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर डोज विच अ पर्सन रिसीव्स, एंड रेडिएशन के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम ये करने के लिए सीवेट करते हैं, ठीक है। सो एब्जॉर्ब डोज इज़ एक्चुअली द एब्जॉर्ब कितना किया उसने हमारे पास, उस मैस ने, उस फॉर एग्जांपल कोई भी मैस है उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जूल्स पर केजी इज़ द एब्जॉर्ब डोज। इसको हम ग्रे में मेजर करते हैं। इक्विवेलेंट डोज क्या है कि हार्मफुल इफेक्ट्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास आ जाता है कि इसको हम सीवेट में मेजर करते हैं। और इफेक्टिव डोज के कि बाकी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर कितना हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, दैट इज़ द इफेक्टिव डोज, इसको हम सीवेट में मेजर करते हैं। सो हाउ मच द पेशेंट रेडिएशन हाउ मच द रेडिएशन इज द पेशेंट रिसीव, ठीक है, कितनी उसने रिसीव की हैं, दैट इज़ द एब्जॉर्ब डोज, ठीक है, उसको हम ग्रे में मेजर करेंगे, ठीक है। और कितनी उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आए हैं, दैट इज़ एक्चुअली द सीवेट। और बाकी बॉडी पार्ट्स पे कितने इफेक्ट्स आए हैं, दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो मेजर्ड इन द सीवेट, ठीक है। जो हमारे पास उसने एब्जॉर्ब किया दैट इज़ एब्जॉर्ब डोज, और हमारे पास जो उस बॉडी पार्ट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आए हैं दैट इज़ द इफेक्टिव डोज, और बाकी जो बॉडी पार्ट्स के ऊपर आए हैं दैट इज़ द इक्विवेलेंट डोज। अब ये आपके पास है कि जो है एब्जॉर्ब डोज के लिए हमने पढ़ा है ना ग्रे होता है, और इक्विवेलेंट डोज के लिए सीवेट होता है, और इफेक्टिव डोज के लिए भी हमारे पास क्या होता है, सीवेट होता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये दरमियान वाली चीज़ें क्या हैं, रेड रैम वगैरह, ये पुराने यूनिट्स हैं। अब इनकी जगह पे हम ये यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पुराने यूनिट्स हैं ग्रे के लिए वो रेड है, और जो पुराना यूनिट है हमारे सीवेट के लिए वो रैम है, ठीक है। तो रेड इज़ एक्चुअली द रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, और ये जो हमारे पास है इट इज़ रोइंटन इक्विवेलेंट मैन, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो हमारे एब्जॉर्ब डोज के लिए यूज़ होते हैं ग्रे यूज़ होता है, इक्विवेलेंट के लिए सीवेट यूज़ होता है, इफेक्टिव के लिए सीवेट यूज़ होता है। और जो हमारे हैं ये वाले, ये सारे पुराने यूनिट्स हैं, ठीक है, कन्वेंशनल यूनिट्स हैं, पुराने यूनिट्स हैं। रोएंटन जो होता है ये जितनी वो रेडिएशन इमिट कर रहा होता है वो भी सोर्स, उसको हम रोएंटन कहते हैं। और ये अब जो हम इसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ कूलम पर केजी। सो एब्जॉर्ब डोज को हमने जो है वो ग्रे से मेजर किया कि ये फॉर एग्जांपल ये पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है डो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लड़की है, फॉर एग्जांपल ये करवाने गई अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गई, तो इस ग्राम ने, ठीक है, इस 1 kg ने, ये जो 1 kg बॉडी का वेट है इसने कितनी एनर्जी जो है वो किया, उसको कहेंगे वन जूल्स पर केजी, दैट इज़ ग्रे, ठीक है। और अगर हम उसको मेजर करें रेड में तो डैट इज़ 100 अर्ड्स पर 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम ने 100 अर्ड्स जो है मेजर किए। अर्ड्स जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है। सो एनर्जी उसने कितनी एब्जॉर्ब की डिवाइडेड बाय उसने जो उसका वेट है, ठीक है। सो ग्रे के केस में क्या होगा 1 जूल पर केजी, और हमारी जो होगी इन केस ऑफ रेड दैट इज़ 100 अर्ड्स पर केजी। जो सीवेट होता है ये क्या होता है कि जो हमारी हार्मफुल जो हमारे इफेक्ट्स आएंगे हमारी बॉडी के ऊपर दैट इज़ एक्चुअली द सीवेट। और अगर तो वैसे तो 2 मिली सीवेट तक हमारी जो है ना बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, इससे ज़्यादा होंगे तो हार्मफुल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो 4.5 हम करते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, 4.5 सीवेट करते हैं तो उसकी जैसे 50% डेथ्स होती हैं। और अगर जो है वो 8 हम कर लेते हैं ना, 8 सीवेट हो जाए अगर फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से जो है 100% डेथ्स के चांसेस होते हैं। सो 8 पे हमारे पास जो है फुल डेथ होगी, 4.5 पे जो है 50% केसेस में डेथ होगी, और 2 मिली सीवर्स इज़ द मैक्सिमम जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए। सो इसका जो लास्ट थोड़ा सा रह गया ना वो हम अगले में देख लेते हैं।